नमस्कार। डीडी राजस्थान के प्रोग्राम अलबेलो राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महाकुंभ ख़त्म हो चला है, लेकिन जीवन के रंग अनवरत जारी हैं। इस महीने में होली का त्यौहार भी देखेंगे और होली में अनेक अनेक रंग जुड़े हुए हैं। जीवन में वैसे ही खूबसूरत रंग होते हैं। बिल्कुल, लेकिन इन रंगों की खूबसूरती को महसूस करने के लिए, इन रंगों को समझने के लिए कहीं ना कहीं हमारे विचारों में भी कई रंग होने चाहिए। कहीं ना कहीं हमें ये सोचना चाहिए कि किस तरह से जो प्रकृति के रंग हैं, जो जीवन के रंग हैं, उनको हम एक साथ सजो सके, जिससे कि हमारी जो जिंदगी, हमारा जीवन है और भी खूबसूरती से निखर और सके। जब जिंदगी की बात आती है तो जीवन शुरू होता है विचार से। बिल्कुल, तो अब शुरुआत कर लेते हैं आज के विचार से, क्योंकि अलबेलो राजस्थान में हम ऐसा मानते हैं, पुनीत और आप भी इस बात को मानते हैं कि जब दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार से होती है तो स्वतः ही दिन जो है खूबसूरत सा बनने लगता है। तो आज हम बात करेंगे एक अच्छे से विचार की, जो जमशेदजी टाटा द्वारा कहा गया था। उन्होंने कहा था कि भौतिक दृष्टि से कोई भी सफलता या उपलब्धि तब तक सार्थक नहीं है जब तक वह देश और उसके लोगों की आवश्यकताओं या हितों की पूर्ति ना करे तथा निष्पक्ष एवं ईमानदार तरीके से प्राप्त न की जाए। कितनी सुंदर बात की है कि ईमानदारी, निष्पक्षता और व्यापार का उद्देश्य लोग होना चाहिए, देश होना चाहिए, ना कि खुद का बैंक बैलेंस बड़ा करना। बिल्कुल, और एथिक्स की बात उन्होंने कही है कि एथिकली अर्न मनी होना चाहिए और वो हमारे भी काम आए, देश के भी काम आए, समाज के भी काम आए। और यही कारण है कि टाटा ग्रुप ने जो फाउंडेशन रखी वो इतनी बड़ी फाउंडेशन की है, पूरे विश्व के लिए एक रेफरेंस है। बिजनेस की हम बात करते हैं तो बिजनेस एथिक्स में सबसे ऊपर नाम आता एथिक्स है। में भी और ह्यूमैनिटी में भी की जाए तो कहीं ना कहीं एक संपूर्ण, जिसे कहते हैं कि एक पूरा व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व विकास जो है, चहुमुख विकास जो है, हमें एक व्यक्ति में, एक फर्म में हमें देखने को मिलता है। और जब हम ऐसी विचारधारा रखते हैं तभी हमें इतिहास हमें याद रखता है। बिल्कुल, बात करते हैं इतिहास के पन्नों की। बिल्कुल, जानना इसलिए ज़रूरी है कि जीवन में जो गलतियां हुई उनसे सीखें और जो अच्छा किया उससे प्रेरणा पाके आगे बढ़े। 1939 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए, हड़तालें की और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया था। और आगे बात कर लेते हैं वर्ष 1931 की, जहां वर्ष 1931 में आज ही के दिन महान भारतीय शास्त्रीय संगीतकार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का जन्म हुआ था। खूबसूरत रचनाएं की हैं, बेहतर बंदिशें बनाई हैं उन्होंने, और हम आप इंटरनेट पर जाकर के उनकी खूबसूरत रचनाओं का मज़ा ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। और जो आपने शुरुआत में बात कही थी टाटा ग्रुप की, 1839 में आज ही के दिन भारत के उद्योगपति टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी नसरवानजी टाटा का जन्म हुआ था। उन्होंने जमशेदपुर सिटी की स्थापना की थी। फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के बतौर उनको जाना जाता है। शिक्षा और हेल्थ केयर, इसमें उनका योगदान अतुल्य है। आप पूरे देश में देखते हैं उनके द्वारा संचालित स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं। कैंसर के लिए पूरे वर्ल्ड में नामी ग्रामी जो अस्पताल है, टाटा कैंसर हॉस्पिटल जो बॉम्बे में है, वो उन्होंने ही बनाया। ताज होटल की स्थापना की कि जो भारत का सबसे बड़ा होटल है, उस समय में जब ब्रिटिश टाइम में कामकाज शुरू कर दिया था। आप देखिए कि भारत की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में टाटा ग्रुप ने जो स्थापना की वो कमाल की रही। और ये कारण यही रहा कि उन्होंने देश के बारे में सोचा और लोगों के बारे में सोचा और भारत को एक इकोनॉमिक पावर बनाने के बारे में सोचा। बिल्कुल, और जब हम बात करते हैं टाटा ग्रुप की, तो हम चाहे बात करें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की या जीवन स्तर को आगे बढ़ाने की, तो जो टाटा का जो योगदान है वो असराहनीय है और आज भी उस पर रिसर्च होती है और कितनी कुछ कहानियां हैं। हम रतन टाटा की बात करते हैं तो किस तरह से जहां उन्हें विदेशी ताकतों ने कभी ना कभी बाहर बिठाया था, उन्होंने वही गाड़ी भारत में लेकर आए और वही उन्होंने कहा कि मेरे देशवासियों के लिए कमाल का कंट्रीब्यूशन है उनका। जी, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, हमारे देश में पुनीत जब हम बात करते हैं तो साहित्य का अपना एक विशेष योगदान रहा है। और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार, फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार तथा मीरा पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हिंदी व राजस्थानी के विख्यात लेखक यादवेंद्र शर्मा चंद्र का वर्ष 2009 में आज ही के दिन निधन हुआ था। उन्होंने 100 से ज़्यादा किताबें, 60 उपन्यास, 30 लघु कहानियाँ, कविताएं, लघु नाटकों की रचना की थी। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं अश्वत्थामा, मैं इतना ही कहूँगा, खादी देश की, आज़ादी, मीठा जहर, प्यास के पंख, आदमी बैसाखी पर, शत्रुपा, राजस्थान की लोक कथाएं और तृष्णा।
क्यों ना आज के दिन इनमें से कुछ किताबें जो इंटरनेट पर फ्री अवेलेबल हैं उन्हें डाउनलोड करके देखा जाए, पढ़ा जाए, लोगों के साथ साझा किया जाए। और आप घर में अगर आप बैठ कर के अपने टैबलेट पर या मोबाइल पर उसको पढ़ के दूसरों को सुनाएंगे तो स्टोरी टेलिंग की जो विधा है उसका आप मजा ले पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने पुनीत, क्योंकि आजकल जो हम इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं इस यंत्र के, हम भूल चुके हैं कि स्मार्टफोन से असल में स्मार्ट कैसे बना जा सकता है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि साझा करें, आसपास बैठ के उस पर विचार करें, बात करें, पढ़ें, क्योंकि किताबें पढ़ना एक व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत आवश्यक एक काम बन चुका है आज की तारीख और में। किताबें आपके जीवन के कितने लेयर्स को अनलेयर करती हैं, ये आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा कि आप क्या से क्या बन जाएंगे। और हमारा सिर्फ देश तो किताबें पढ़- खान है ऐसे विख्यात लेखकों की, इतने सारे हमारे पास ऐसे ही उपन्यासकार एक और भी लेखक हैं। के बारे में आज जिक्र करना जरूरी है। जी 1982 में आज ही के दिन पद्म भूषण साहित्य अकादमी पुरस्कार, उर्दू साहित्य के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले भारतीय शायर, लेखक और आलोचक रघुपति सहाय का निधन हुआ था। शायरी के लिए उनका उपनाम फिराक गोरखपुरी था। रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत की, उसके बाद शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में हुई। बाद में फिराक साहब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक भी रहे। उर्दू भाषाओं में उन्होंने अपनी रचनाएं की। उनकी उर्दू काव्य कृति गुल नगमा पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। एक खास बात यह है कि शुरुआती दौर में जब ब्रिटिश हुकूमत के अंडर में जब भारतवर्ष आता था, गुलाम थे, उस वक्त में 1919 में वो सिविल सर्विसेज के लिए चुने गए थे। 1920 में उन्होंने अपनी अंग्रेजी सरकार में जो नौकरी पाई हुई थी उसको छोड़ करके स्वराज आंदोलन में कूदे। 1.5 वर्ष का कारावास उन्होंने झेला। सजा काटने के बाद में पूरी तरह लेखन के कार्य में संलग्न हुए। बाद में यूजीसी में वो रिसर्च प्रोफेसर भी रहे। और ख़ास बात बताऊंगा कि वो प्रसार भारती के एक और वर्टिकल, जैसे दूरदर्शन में दूसरा वर्टिकल ऑल इंडिया रेडियो है, उसमें प्रोड्यूसर एमरिटस भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। और अब आ जाते हैं आज पर। बिल्कुल, और आज का दिन जो है उसे हम फिर से याद करेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी हो चुका है आज इस बात को याद रखना कि हमें वन्य जीवों का संरक्षण करना बेहद ज़रूरी है। तो आज विश्व वन्य जीव दिवस है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2013 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी और हर वर्ष 3 मार्च को इसे मनाया जाता है। और हर साल हम वाइल्ड लाइफ जो है, वन्य जीव के संरक्षण को कितना अहम मानते हैं, इसका क्या योगदान है हमारे जीवन में, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। और इस बार की थीम है WWWD 2025, यानी कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। बिल्कुल, लोगों में और वन्यजीव में निवेश करेंगे तो हम बच पाएंगे, वरना हम मौसम की मार देख रहे हैं किस प्रकार से गर्मी, बारिश और सर्दी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। कभी आ जाती है, कभी चली जाती है, कभी कमी, कभी ज़्यादा। जो अनप्रेडिक्टेबल वेदर फोरकास्ट होने लगी है, वेदर हो गया है, उसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं। हमने जिस तरह से वन्य जीवों का, वनों का या प्रकृति का दोहन किया अपने लाभ के लिए, अपने ग्रीड के लिए, उसके रिजल्ट्स हमें अब सामने देखने को मिल रहे हैं। आपने अभी बात कही फाइनेंस की, फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। जी, तो बिना फाइनेंस के कुछ भी नहीं होता है। जीवन की जो 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हेल्थ कह सकते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल हेल्थ। तो फाइनेंस से जुड़े हुए व्यक्ति हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम स्वागत करते हैं श्री ब्रज किशोर शर्मा जी, डायरेक्टर बजट, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आप राजस्थान अकाउंट सर्विसेज के अधिकारी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने जैसे कहा कि फाइनेंस के बिना जीवन अधूरा है। हम घर में हो या कहीं बाजार में जा रहे हो तो हम सबसे पहला सोचते हैं बजट क्या है। बजट के मायने सिर्फ इतने से नहीं है कि जेब में कितना है, हमें क्या करना है, कब कब क्या क्या करना है, और उसकी शुरुआत होती है उस प्लानिंग से। बजट के आम आदमी के लिए क्या मायने हो सकते हैं या होने चाहिए, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बजट एक बेहद रोचक विषय है और बड़ा चुनौतीपूर्ण है। रोचक बजट इसलिए है क्योंकि सब जो हमारे अर्थव्यवस्था से जुड़े सेक्टर हैं, जो सब लोग हैं, उनकी एक उत्सुकता रहती है कि आने वाले बजट में हमारे लिए क्या रहेगा। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो हमारे जो अन्नदाता किसान साथी लोग हैं वो देखते हैं कि भाई हमारे लिए सरकार के बजट में क्या आने वाला है। हमें कोई जो मुख्यमंत्री सम्मान निधि या प्रधानमंत्री सम्मान निधि
में किस तरह का कोई हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जैसे क्या है कि सरकार की तरफ से कोई इमदाद मिलने वाली है, किस तरह से क्या है कि जो हमारी खेती के जो तरीके हैं उसको करने में किस तरह से क्या है कि सरकार की तरफ से हमें कोई इंसेंटिव होगा। यस, इसके अलावा जैसे आप देखिए ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जैसे हमारे जीवन का जो बजट प्रभावित नहीं करता है। अब हम इंडस्ट्री की जैसे बात करते हैं, आप देखिए जैसे आपने शुरुआत में भी जैसे जमशेदजी टाटा से जैसे की, और आपने कहा कि साधन और साध्य और वैल्यूज़ की जैसे आपने बात की। अब देखिए बहुत सही बात जैसे जमशेदजी टाटा साहब की जैसे जो फाउंडेशन थी कि अगर हमारा कोई भी अगर उद्देश्य है तो जो उसको हम प्राप्ति के लिए जितने हमारे जो साधन है, जो मीन्स हैं, उसमें एक पवित्रता होनी चाहिए, उसमें एक फेयरनेस जैसे रहनी चाहिए। तो बजट में जैसे मान लीजिए अब जैसे मैंने एग्रीकल्चर की बात की, फिर जैसे इंडस्ट्री की जैसे बात करते हैं, तो इंडस्ट्री में भी जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स लोग हैं, बाकी जो हमारे उद्यमी लोग हैं, वो भी बड़ी एक आशा की निगाह से देखते हैं कि भाई सरकार कौन सी जैसे राजस्थान इंडस्ट्रियल पॉलिसी जैसे रिप्स है भाई किस तरह से जैसे ला रही है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ को जैसे प्रमोट करने के लिए किस तरह की जैसे क्या है कि उनकी तरफ से सब्सिडी जैसे होगी। जैसे आपने देखा होगा इस साल का जैसे राजस्थान का जो बजट है उसमें आप देखिए जो MSME जो है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, उनके लिए जैसे एक्स्ट्रा जैसे इंसेंटिवाइजेशन जैसे किया गया है। छोटे जो हमारे एंटरप्रेन्योर है, बिकॉज जैसे देखिए राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है जैसे जहाँ 8 करोड़ से ज़्यादा यहाँ की जैसे आबादी है, और राजस्थान में और भारत में जैसे देखिए कि जब यहाँ 140 करोड़ अगर पूरे भारत की बात करें हम जैसे यहाँ की आबादी है, तो हमारी जो तकनीक है जैसे वो लेबर इंटेंसिव जैसे होनी चाहिए कहीं ना कहीं, बिकॉज रोज़गार अगर लोगों को मिलेगा। आज जैसे देखिए बजट में जैसे युवा लोग हैं, युवा लोग एक सपना जैसे संजोते हैं कि भाई हाँ उनके रोज़गार के लिए सरकार की तरफ से कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। सीधी भर्ती की जा रही है। सीधी भर्ती के अलावा देखिए सरकार में सीधी भर्तियाँ होती है, आपने बजट में जैसे देखा भी होगा, सरकार ने कहा है कि भाई हम आने वाले साल में जो इस साल का 25-26 का बजट है 1,25,000 युवाओं की जैसे भर्ती करेंगे। तो ये तो ठीक है, सरकारी क्षेत्र में ये लोग भर्ती होंगे। इसके अलावा भी जैसे जो इनडायरेक्टली भी क्या है कि सरकार अपनी पॉलिसी इंटरवेंशन से रोजगार को जैसे जनरेट करती है। जैसे आप देखिए आपने पिछले दिनों जैसे देखा होगा राइजिंग राजस्थान, आप जैसे तो देखिए इस हमारी सरकार के पहले ही साल में जैसे क्या है कि संपन्न हुआ। राइजिंग राजस्थान में आपने जैसे देखा होगा करीब 36 लाख करोड़ के जो MOU जैसे हुए हैं। तो देखिए ये जो राइजिंग राजस्थान का जो थीम है ये जैसे युवाओं को और कुल मिलाकर जो हमारी राजस्थान की अर्थव्यवस्था है इसको एक समृद्ध और एक विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ जैसे लेकर जाना है। बिकॉज जो MOU जो इसमें हो रहे हैं सभी क्षेत्रों में, चाहे वो जैसे सोलर वाला सेक्टर हो, चाहे नॉन सोलर वाला सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, सभी क्षेत्रों में क्या इसमें जैसे MOUs हो रहे हैं। और आप समझ सकते हैं जब मान लीजिए नया जैसे उद्योग जब कोई आता है तो जो सब्सिडी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं जैसे जो हॉस्पिटलिटी वाली है, जैसे टूरिज्म वाली है, ट्रांसपोर्ट वाली है, वो सब भी जैसे हमारी कहीं ना कहीं बढ़ती है। और हमारे जो प्रदेश के जो युवा लोग हैं, जो स्किल्ड हैं, जो सेमी स्किल्ड लोग हैं, उन्हें जैसे रोज़गार मिलता है। और एक रोज़गार जब मिलता है तो उसमें एक आशा का, विश्वास का जैसे संचार होता है। तो बजट आप जैसे देखिए लगता है बैकबोन है, एक तरह से कह सकते हैं कि एक ब्लूप्रिंट है जिसमें सरकारों को, विभागों को किस तरह से काम करना है वो ब्लूप्रिंट हम बनाते हैं और उसके अनुरूप हम अपने बेबी स्टेप्स लेते हैं, बड़े स्टेप्स लेते हैं, पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करते हैं। और उससे ओवरऑल हर इंडिविजुअल बीइंग भी अफेक्ट होता है और मेजरली जो पूरी सोसाइटी है, पूरा प्रदेश है और जो अर्थव्यवस्था है देश की वो भी अफेक्ट होती है। ये बड़ा काम लगता है। चलो क्यों आपको नहीं लगता है कि ये घर का, लेकिन मुझे ना ऐसा लगता है कि जब बजट की बात आती है ना तो हम घर से ही बजट देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी माताएं, हमारी जो घर की बड़ी महिलाएं होती हैं वो पहले दिन से इस बजट की जो रूपरेखा तैयार करती है कि इस महीने ये काम होगा, इस महीने ये काम नहीं होगा। और जैसा कि पुनीत ने कहा कि बहुत सरल लगता है, बजट आ गया, पेश कर दिया, ये हो जाएगा वो, लेकिन असल में किस तरह की इसमें प्लानिंग जाती है। क्योंकि मैंने तो ये देखा है सर, और हम आपने भी देखा होगा, घर में जो महिलाएं होती हैं वो सबसे बेस्ट प्लानर्स होती हैं, उनको एग्जीक्यूट करना भी आता है। तो जब बात आती है बजट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन की, किस तरह से उसको किया जाता है? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा पुनीत जी, शालू जी। देखिए बजट को अगर आप वन लाइनर में अगर समझें, बजट का मतलब ये है कि भाई उस साल का हमारा कुल जैसे जो आय है, कुल इनकम हमारा कितना रहने वाला है और कुल
कितना जैसे खर्चा रहने वाला है। अब इसको हम ब्रेकअप करते हैं। बजट आप जैसे देखिए, ये अगर इसमें जैसे डे टू डे लाइफ की भी जैसे बात होती है, इसके शॉर्टकालीन जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं, 1 साल के लिए जैसे रहते हैं। दूसरा आपने बिल्कुल ठीक कहा पुनीत जी, इसमें देखिए एक पर्सपेक्टिव प्लानिंग भी रहती है, एक मीडियम टर्म प्लानिंग भी रहती है कि भाई आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसको, बेस को आपको जैसे मजबूत बनाना रहता है। अब देखिए बेस अगर मजबूत आपका अगर होगा तो उसके लिए आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो पूंजीगत व्यय जैसे हम कहते हैं, उसमें आपको काफ़ी सारा जैसे निवेश करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी हम बात करते हैं, पानी पर, बिजली पर, सड़क पर जैसे, अब देखिए ये सब चीज़ें आपको बाकायदा प्लान करनी पड़ती है कि भाई कितनी सड़क जैसे आप बना रहे हैं, कितना क्या है कि जैसे इरिगेशन के लिए आप बड़े डैम्स जैसे बना रहे हैं, कितने छोटे डैम्स जैसे बना रहे हैं, और जो बाकी जो चीज़ें हैं उसके लिए कितना प्रावधान कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा इस बार के बजट में जैसे एक जो बहुत बड़ी बात है, जैसे जिसका प्रदेशवासियों को काफ़ी लंबे समय से इंतजार था, जो पहले जिसको ERCP जब बोल रहे थे, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जैसे उसको PKC ERCP जैसे हमने नाम दिया, और अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको राम जल सेतु परियोजना का जैसे नाम दिया। आप देखिए ये बहुत एक महत्वाकांक्षी जैसे योजना है, जिसमें राजस्थान के 17 जिलों को सिंचाई की और पानी की जैसे सुविधाएं मिलेंगी। तो आप देखिए, और 25 लाख हमारे जो किसान भाई अन्नदाता लोग हैं उनको सीधा सीधा जैसे इसका फ़ायदा मिलेगा। और इनडायरेक्टली आप जैसे देखिए, जब किसान भाइयों को जब उपज उनकी अच्छी होगी, उनकी प्रोडक्टिविटी जैसे बढ़ेगी, उनकी परचेजिंग पावर जो है, क्रय शक्ति जैसे बढ़ती है, मार्केट में क्या है कि जैसे वो अपनी प्रोड्यूस को जैसे लाते हैं, उनकी इनकम बढ़ती है, और इकोनॉमी जो है एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जिसे बोलते हैं, सब सेक्टर्स को उसमें जैसे लाभ रहता है, और जैसे हमारी जो इकोनॉमी है जैसे वो ग्रो करती है। एक बात जैसे आपने और भी जैसे देखी होगी कि इस बार के बजट में जैसे आपने देखा होगा, राजस्थान को 2030 तक $350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक जो स्वप्न है कि 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र की पंक्ति में जैसे अग्रणी खड़ा हो, हमारा प्रदेश भी उसी को साथ में रखे हुए है, और कदम से कदम हमारा प्रदेश मिला रहा है। और हमारा ये जो बजट है, इसमें हमने न केवल 2030 में $350 बिलियन इकोनॉमी की कल्पना की है, अपितु राजस्थान को 2047 तक हम एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर जैसे खड़ा करेंगे। विकसित राजस्थान, विकसित भारत तब हो पाएगा जब आप विकसित होंगे। लेकिन पहली स्टेज क्या है? वो है अच्छा स्वास्थ्य। जब हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, तब हम जो भी सपना देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं, वो निश्चित तौर पर पूरी होती है। आपने दौसा ज़िले से आप आते हैं, एक हम्बल बिगनिंग आपने की, एक छोटे शहर से शुरुआत की, और आज इतनी बड़ी आप जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं। मुझे जितनी जानकारी है कि आप स्पोर्ट्स में भी पूरी दखलंदाजी रखते हैं। स्पोर्ट्स मुझे लगता है कि एक ऐसा विषय है, ऐसी विधा है रादर कहूँगा, जो आपका सर्वांगीण विकास करती है। भले ही आपके नंबर कम आ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आप फिजिकली, मेंटली, टीम वर्क, कितनी सारी चीज़ें हैं। आप किस तरह से आपका इन्वॉल्वमेंट हुआ स्पोर्ट्स का, कैजुअल फॉर्म में और फिर फॉर्मल फॉर्म में, और फिर क्या क्या स्पोर्ट्स आप खेलते हैं? पुनीत जी, बहुत सही बात आपने कही। जैसे देखिए, हम सब जानते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। अब देखिए, मैं जब विद्यार्थी जीवन में जैसे, तो मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट था। तो मेरी साइकिल जो है सेंट्रल लाइब्रेरी जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुआ करती थी, आज भी है, जैसे आपने भी जैसे देखा होगा। तो मेरी साइकिल को मैं जैसे ताला नहीं लगाया करता था जैसे, और साइकिल मेरी जैसे सेंट्रल लाइब्रेरी के बाहर से जैसे चले गई। तो जैसे आप देखिए, पहले जैसे मोबाइल और वो सब नहीं हुआ करते थे, तो मैंने हमारे पिताजी को जब कहा कि भाई मेरी साइकिल चोरी हो गई है, तो आप देखिए उनका जो जवाब था, उन्होंने जो लिखा मैं आपसे साझा कर रहा हूँ जैसे, और वो सभी के लिए जैसे बहुत ही जैसे सामयिक है, प्रासंगिक है। उन्होंने कहा, मनी इज़ लॉस्ट, नथिंग इज़ लॉस्ट, हेल्थ इज़ लॉस्ट, समथिंग इज़ लॉस्ट, एंड कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो आप देखिए, हेल्थ जो है, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हमारा एक जो पूरा पर्सनैलिटी हम डेवलप करना चाहते हैं, हम एक सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, तो हेल्थ हमारा बिल्कुल अच्छा रहना चाहिए। अब देखिए, किसी भी महापुरुष को जैसे आप देख लिए, स्वामी विवेकानंद जी ने आप जैसे देखिए कहा, हेल्थ के बारे में कहा। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा कि एनीथिंग
anything which hampers our physical and mental health that should be rejected. उसको आप जहर मानकर उसको त्याग कर दीजिए, बिकॉज आप जैसे जानते हैं कि आपका अगर मन स्वस्थ होगा तभी क्या है कि हम अच्छे ढंग से आपकी जो भी जिम्मेदारी है, आपकी अगर कोई शासकीय जिम्मेदारी है, आपकी घर की जिम्मेदारी है, आपकी पारिवारिक जिम्मेदारी है, आपकी समाज की जिम्मेदारी है, तो आप देखिए अच्छे ढंग से आप कब उसको संपादित कर पाएंगे, जब आपका जो मन है, मस्तिष्क है, वो बिल्कुल ठीक हो। और आपने सही बोला कि जो हमारा मन है, जैसे अच्छा जो हमारा मस्तिष्क है वो अच्छे शरीर में ही जैसे वो क्या निवास करता है, इसलिए हेल्थ को बहुत जैसे ध्यान देना चाहिए। और आपने स्पोर्ट्स में क्या क्या शुरुआत की, कैसे शुरुआत हुई? हाँ, देखिए आप स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो देखिए स्पोर्ट्स एक पूरा जीवन है। स्पोर्ट्स हमें जीवन जीने की कला को सिखाता है, बताता है किस तरह का जैसे हमारा जीवन रहता है। और आप जैसे देखिए अगर हम खेल की बात करते हैं तो खेल की हमेशा जीत होती है। मान लीजिए जैसे मैंने बचपन में फुटबॉल जैसे खेला, बाद तक भी जैसे फुटबॉल खेला। फुटबॉल जैसे हम देखते हैं एक टीम गेम है, और टीम गेम में जब आप रहते हैं तो आप जैसे देखिए फुटबॉल में चाहे सेंटर फॉरवर्ड हो, चाहे गोलकीपर हो, चाहे लेफ्ट बैक हो, चाहे स्टॉपर बैक हो, चाहे राइट फॉरवर्ड हो, चाहे लेफ्ट फॉरवर्ड हो, आप देखिए पूरी 11 लोगों से एक टीम बनती है। और कई बार हालांकि जैसे जो हमें लगता है कि भाई जैसे आज लोग मैसी कोई जैसे जानते हैं या रोनाल्डो कोई जैसे जानते हैं कि बिकॉज ये लोग जैसे मिडफील्ड में रहते हैं, फॉरवर्ड जैसे रहते हैं, गोल करते हैं, अपने देश को जैसे जिताते हैं। लेकिन आप जैसे देखिए मैसी को अगर जैसे आपने देखा होगा, समझा होगा, मैसी ने हमेशा बोला है कि भाई फुटबॉल जो है एक टीम गेम है और मैं अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अगर मेरे को गोलकीपर का सहयोग नहीं मिलेगा, मेरे को मेरे बाकी साथी खिलाड़ियों का सहयोग मिलेगा, मैं कभी भी जैसे गोल नहीं कर सकता, मेरे देश को क्या है कि जिता नहीं सकता। तो आप देखिए खेल से एक टीम भावना जो है वो एक पुष्पित होती है, पल्लवित होती है, और एक आपका जो जीवन है एक उसमें जैसे बैलेंस जैसे आपका आता है। बिकॉज आप जैसे देखिए मैसी भले कितने बड़े खिलाड़ी रहे हों, रोनाल्डो जैसे बहुत बड़े खिलाड़ी जैसे इसके रहे हैं, मैराडोना जैसे रहे हैं, ये सब बहुत बड़े जैसे इंटरनेशनल एरिना में सेलिब्रिटीज़ रहे हैं, बट इन सबका एक ही जैसे कहना था कि अगर आपको खेल को जीतना है, तो देश को जिताना है, तो पूरे के पूरे जैसे 11 खिलाड़ी, इवन जैसे कोच होते हैं, असिस्टेंट कोच रहते हैं, इवन जो बेंच पे भी जो उनके जैसे खिलाड़ी रहते हैं, उन सबका जैसे एक योगदान रहता है और एक पर्सनैलिटी आपकी एक संपूर्णता को जैसे प्राप्त होती है। और जीवन में आप जैसे देखिए, जीवन आप जैसे हम सब जैसे जानते हैं पुनीत जी कि ये जैसे आप जैसे देखते हैं कि जिस तरह एक दिन जैसे रहता है, प्रभात काल रहता है, मध्याह्न रहता है, अपराह्न रहता है, सायंकाल रहता है, रात्रि रहती है, तो परिवर्तन का नाम ही जैसे जीवन है। खेल में जैसे ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं, ऐसा कोई जैसे देश नहीं जो निरंतर जैसे जीतता रहा हो, वो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जीतते भी है, हारते भी हैं। और स्पोर्ट जैसे आपने कहा बहुत अच्छा एक माध्यम है चीज़ समझने का कि अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते और हमें आवश्यकता होती है टीम की। और आपने वहीं एक बात बहुत अच्छी कही और हम सबके लिए भी ज़रूरी है कि बैलेंस होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक चीज़ करते रहने से कभी भी हम ना तो सफलता प्राप्त कर सकते, ना ही संपूर्ण जीवन का जो है आनंद ले सकते हैं। ब्रिजेश जी, आपकी बात करें, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां रहती हैं, एक बहुत ही अहम भूमिका आप निभाते हैं, काम बहुत रहता है आपके पास में। ऐसे में आप जो है वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि आप स्पोर्ट्स में भी रहे हैं, आप काम में भी अपने कुशल हैं, बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आपके ऊपर है, तो किस तरह से वर्क लाइफ बैलेंस में आप एक उदाहरण स्थापित करते हैं? ये देखिए बहुत आपने अच्छी बात पूछी है। देखिए वर्क लाइफ बैलेंस जीवन को जीने के लिए बहुत आवश्यक है। कई बार लगता है इट इज़ ईजियर सेड देन डन, बट स्टिल जैसे देखिए हम छोटे छोटे स्टेप्स अगर जैसे लेते हैं, देखते हैं, तो इसको हम अचीव जैसे कर सकते हैं। देखिए इसका जो सबसे बड़ी जो अगर कोई आसान अगर मैं कहूँ अगर स्टेप होगा, देखिए व्यक्ति को अगर मान लीजिए मैं ऑफिस में हूँ तो मेरे को 100% ऑफिस में रहना है और उस ऑफिस को जैसे जीना है, मेरे से जो भी अपेक्षित है जैसे, तो वो मैं 100% जैसे उसको डिलीवर करूं। और आप देखिए जब 100% करते हैं तो आपका अंतर्मन बेहद प्रफुल्लित होता है, खुश होता है, और जैसे आप देखिए एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है।
आप जब कोई काम जिम्मेदारी कर रहे हैं, ऑफिशियल जिम्मेदारी हैं, अगर 100% आप अपना जैसे देते हैं तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट के कारण जैसे आप देखते हैं कि जो हैप्पीनेस हार्मोन है हमारे वो जनरेट होते हैं। जैसे जो हैप्पीनेस हार्मोन है, जैसे आप जैसे देखिए जो अपना एंड्रोफिल है, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, डोपामाइन है, ये हैप्पीनेस हार्मोन है। अगर जब हम वर्क प्लेस पे होते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ में करते हैं, पूरी निष्ठा के साथ में करते हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ में करते हैं, तो आप देखिए कि आप अपने अंतर्मन से करते हैं, हृदय से करते हैं, अंतरात्मा से करते हैं, तो ऐसा होने पर जैसा मैंने कहा जो हैप्पीनेस हार्मोन है उनका लेवल हमारे बढ़ जाता है, और उनका लेवल बढ़ने से हम हमारे काम को और भी अधिक उत्साह से कर पाते हैं, और एक बहुत बड़ी प्रेरणा जैसे आपको देता है। तब आपको काम करते हुए किसी भी तरह की ना मानसिक थकान होती है, ना शारीरिक थकान होती है। जी ब्रजेश जी, यहाँ पर आपकी बात रही ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है, उन्हें घर भी संभालना है, उन्हें काम पर भी आना है, और हर महिला अपना 100% जो है देना चाहती है जैसा आप देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर शायद एक छोटा सा गिल्ट रह जाता है कि बच्चों को समय पर शायद टिफिन नहीं दे पाई, या घर का काम नहीं कर पाई, या वहाँ पर मैं उपस्थित नहीं रह पाई जहाँ मेरी ज़रूरत थी। ऐसे में आप क्या सुझाव देंगे उन सभी बहनों को जो ये कार्यक्रम देख रही हैं, जो बहुत सारी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, जो इस वक्त शायद सरहद पर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, घर पर भी हैं, शायद काम भी कर रही हैं, तो वो जो गिल्ट है जिसको वो लेकर काम पर जाती हैं, वहाँ भी परफॉर्म करना चाहती हैं, घर पर भी रहना चाहती हैं, कैसे देखते हैं आप इस? देखिए शालू, जो गिल्ट रखने की कोई बात नहीं है, जैसा मैंने पहले भी कहा और सब लोग जैसे जानते हैं। अब देखिए ये सारा एक टीम गेम है। परिवार में भी जैसे अगर हम बात करते हैं तो देखिए परिवार में भाई जैसे हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जैसे हमारे स्पाउजेज हैं, हमारे माता हैं, पिता हैं। अब देखिए इन सब से मिलकर ही एक परिवार जैसे बनता है। और जैसे किसी भी जैसे स्थिति में, किसी भी ज़माने में अगर एक व्यक्ति पर, जैसे मान लीजिए हमारी माता बहनों पे अगर हम बहुत सारी जिम्मेदारियां उन्हीं से ही जैसे अपेक्षा करेंगे कि भी बच्चे की परवरिश भी वही करेंगी, बच्चे का टिफ़िन भी वही बनाएंगी, उसको स्कूल भी जैसे वही बजाएंगी, तो मेरे ख्याल से ये तो जैसे बेईमानी हो जाएगी। आजकल जैसे आप देखिए, मैं जैसे देख रहा हूँ ज़माने में जैसे क्या है कि काफ़ी एक सेंसिटिविटी जैसे डेवलप हुई है, और जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, जो स्पाउजेज हैं, भले इन लॉज हैं या हमारे घर वाले लोग हैं, सब मिलकर जैसे मैंने देखा है इन सालों में काफ़ी एक बड़ा परिवर्तन जैसे आ रहा है। और सब लोग जैसे मान लीजिए परवरिश की जैसे बात आज की जाती है, तो आप देखिए मैं हमारे घर में भी जैसे देखता हूँ और हमारे पड़ोस में भी देखता हूँ, और जैसे सभी जगह जैसे देखता हूँ, तो आज काफ़ी एक सकारात्मक परिवर्तन आया है जैसे। और आज जो जिस टीम की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आज जो हमारी माताएं बहनें हैं जैसे, तो उनको बिल्कुल बराबर से उनको सपोर्ट मिलता है। और मेरा बाकी सब लोगों से ये आग्रह भी रहेगा इस प्रोग्राम के माध्यम से कि अगर मान लीजिए कहीं कोई कमी है, जैसे अगर हम इतना समर्थन सहयोग जैसे हमारे बहनों को, हमारे लाइफ पार्टनर को अगर नहीं दे पाते हैं, तो आज जैसे इस अलबेला राजस्थान का जो ये प्रोग्राम है उसके माध्यम से मैं सभी से आग्रह करूंगा कि वो बढ़ चढ़ कर जैसे उसमें सहयोग करें और समर्थन जैसे दें। आप देखिए मैंने पहले भी कहा, जैसे देखिए जब हम हमारी जिम्मेदारी, चाहे वो पारिवारिक जिम्मेदारी है, ऑफिस की जिम्मेदारी है, अगर हम अच्छे से करते हैं तो एक आत्मिक एक खुशी होती है, एक आत्मिक संतुष्टि का जैसे भाव रहता है। तो जो लोग मान लीजिए कम कर रहे हैं, वो अगर ज़्यादा करेंगे तो देखिए उसका जो सबसे ज़्यादा फायदा होगा उन्हें खुद को मिलेगा, उनको अच्छा लगेगा। और जैसे मान लीजिए मैं कोई काम या कोई भी व्यक्ति कोई काम, अच्छा काम है, अगर आज तक नहीं कर रहे तो अगले पल से भी उसकी शुरुआत की जा सकती है। और मेरा देखिए जीवन का तजुर्बा है, अगर कोई भी अच्छी बात हम अगले पल से शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि भाई मैंने आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले इस अच्छे काम की शुरुआत क्यों नहीं की। और देखिए मैं एक बात आपके प्रोग्राम के माध्यम से और भी जैसे कहना चाहूँगा। अब जैसे देखिए शुरू में भी आपने बात की थी जैसे वैल्यूज़ की। देखिए हमारे जैसे चाहे महापुरुष हैं, चाहे हमारे जो कल्चरल हेरिटेज है, अब देखिए उसमें परहित को, परोपकार को, वैल्यूज़ को जैसे उसमें कहा गया है। जैसे आप देखिए एक चौपाई है, परहित धर्म सरस नहीं बाही, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई।
इसको दूसरे तरह से भी जैसे कहा गया है। महात्मा गांधी जी की आपने जैसे बात की, सभी ने अवज्ञा आंदोलन की जैसे बात की। अब देखिए महात्मा गांधी जो है, नरसिंह मेहता जो है, जो मिडाइवल पीरियड के जैसे वो थे, तो उनकी जो प्रेयर थी, जो उनका भजन था नरसिंह मेहता का, वैष्णव जन तो तैने कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे सो मन अभिमान ना होए। अब देखिए कि आपको अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं जिम्मेदारी से आप करिए, जैसे उसमें अभिमान भी जैसे नहीं होते, एफर्टलेसली होना चाहिए, सीमलेसली होना चाहिए। पारिवारिक जिम्मेदारियों की आपने शालू जी से बात की, तो आप देखिए चाहे हमारे भाई हैं, चाहे हमारे स्पाउज हैं, चाहे हमारे माता हैं, चाहे हमारे पिता हैं, आप देखिए सबको एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। तो आप देखिए चाहे आपका पारिवारिक जीवन हो। बिल्कुल, हम परिवार की बात करते हैं तो परिवार में एक बहुत मुख्य जो सबका फोकस रहता है वो होते हैं बच्चे, और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए माता पिता का होना बहुत ज़रूरी होता है, परिवार का होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आजकल जो परिवार है वो छोटे होते चले जा रहे हैं। पहले एक समय था दादा दादी, नाना नानी, चाचा जी चाची, सब लोग एक साथ रहते थे, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था। आज जो वैल्यू सिस्टम में हम बदलाव देख रहे हैं और उसका सीधा प्रभाव जो है हम बच्चों पर भी देखते हैं। किस तरह से आप देखते हैं कि एक बच्चे के सर्वांगीण विकास में, उसके पूरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में फैमिली किस तरह से एक साथ हो सकती है? अब देखिए अगर आप कोई भी चीज़ जो आप देखना चाहते हैं कि भाई मेरी नेक्स्ट जन उस काम को किस तरह से करे, तो यू विल हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। आप जैसे देखिए आज बिल्कुल सही आपने कहा, आज से कुछ दशकों पहले तक अगर हम भारत देश की बात करें, प्रदेश की बात करें, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम जैसे काफ़ी मजबूत हुआ करता था। बदली परिस्थितियों में ठीक है, परिवार के जो साइज हैं जैसे वो कम रहे हैं, और मौसी, मामा, नाना, चाचा, चाची जैसे वो सब जैसे अपने को लगता है कि भाई जैसे कहीं मिसिंग जैसे हो रहे हैं। बट देखिए अगेन मेरा आपके प्रोग्राम के माध्यम से सभी लोगों को ये जैसे कहना रहेगा कि माता पिता अभी भी जैसे एक एग्जाम्पल सेट करके उस बच्चे को जिस दिशा में वो उन्मुख करना चाहते हैं, प्रवृत्त करना चाहते हैं, कर सकते हैं। देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण जैसे देता हूँ। आज एक ये जो स्क्रीन टाइम की बात हम जैसे करते हैं, सब लोग जैसे बात करते हैं कि भाई स्क्रीन टाइम जैसे हमारा सबका, बच्चों का भी स्क्रीन टाइम जैसे बहुत ज़्यादा जैसे बढ़ गया है, उसके दुष्प्रभाव भी जैसे हम जैसे देखते हैं कि आ गया है। तो जैसे आप देखिए अगर जब हम घर में जब रहते हैं तो ये जो स्क्रीन टाइम है, जो हमारा मोबाइल है, हम एक इससे रीजनेबल डिस्टेंस जैसे मेंटेन करें। एज ए फादर, एज ए मदर, जैसे मान लीजिए आप घर में जब आ गए हैं तो ठीक है कि भाई हमें 8 बजे बाद में एक जो भी हर एक आदमी का देखिए एक बिल्कुल पर्सनल है, बट ठीक है भाई हमें 1 घंटे तक 2 घंटे तक बिल्कुल उसकी तरफ जैसे देखना नहीं है। अगर बच्चा देखिए मदर से बहुत ज़्यादा सीखता है, पापा से भी बहुत ज़्यादा सीखता है। अगर वो देखता है कि भाई जैसे मेरी मम्मी हैं, मेरे पापा हैं, मेरे दादू हैं, दादी हैं, वो आने के बाद में केवल एक कंपनी को ही जैसे एंजॉय करते हैं और स्क्रीन से जैसे दूर रहते हैं, स्क्रीन टाइम को कम करते हैं, तो आप देखिए जो भी अच्छी बात आप अपने बच्चों में जैसे देखना चाहते हैं तो आपको एक एग्जाम्पल जैसे सेट करना पड़ेगा जैसे। और जैसे देखिए एग्जाम्पल सेट बहुत आसानी से जैसे हो जाते हैं। और एक जो बात सेक्रीफाइस की है, जैसे टेम्पटेशन रहता है, जैसे ये सॉफ्ट टेम्पटेशन है जैसे आप देखिए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जैसे जो हम स्क्रीन में जैसे देखते हैं कई बार हमें लगता है रिपीटेशन रहता है। तो ठीक है भाई एक डेफिनेट जैसे टाइम रहना चाहिए कि हाँ भाई दिन में हम 2 घंटे या 3 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम जैसे हमारा नहीं रहेगा, मोबाइल को जैसे नहीं देखेंगे। तो अगर आपका बच्चा, हमारा बच्चा अगर इस बात को जैसे देखता है तो देखिए उस पर एक इंडिलिबल उसका मार्क रहता है। और जो बच्चा जैसे देखता है जैसे और जो सुनता है जैसे, बच्चा वो सोचता है और बच्चा वो जैसे चिल्ड्रन दे डोंट लिसन, दे इमिटेट। अगर आप कहेंगे कि आप ऐसा मत करें तो नहीं समझेंगे। आप ऐसा खुद मत कीजिए। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ें तो आप खुद किताब, विषय कोई भी हो सकता है, जो भी आपका विषय है वो वाली किताब खोल करके पढ़ने लग जाए। जब माहौल वैसा घर में देखने को मिलता है तो देखा गया है कि बच्चे खुद ब खुद पढ़ने लग जाते हैं। आप पिता भी हैं, पुत्र भी रहे हैं, है ना, बहुत सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां और रोल्स में फिट इन रहे हैं, और वर्तमान में आप पूरे प्रदेश का बजट संभाल रहे हैं। बजट का एक पिरामिड है, कितनी आय, कितना व्यय, कितनी बचत, कितना फ्यूचरिस्टिक स्कोप हम बना के रखते हैं। किसी भी व्यक्ति को, जो चाहे वो अकेला हो या अपने परिवार के साथ हो,
अपने इनकम को किस तरह से सेगमेंट करना चाहिए, किस तरह से कि कितना निवेश के लिए, कितना लॉन्ग टर्म निवेश, कितना शॉर्ट टर्म निवेश, कितना खर्चे में करना चाहिए, एक ब्रॉडली अगर आप एडवाइस कर सकें, चूँकि आप फाइनेंस के विद्यार्थी रहे हैं, फाइनेंस का काम कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही पूछा पुनीत जी। देखिए, हमें अंदाज़ा रहता है कि भी हाँ मेरी मंथली इनकम कितना है, मेरा ईयरली इनकम कितना है। तो जब हम मंथली इनकम की जैसे बात करते हैं, मान लीजिए 100 रुपये आपकी इनकम है जैसे, तो आपको पता रहता है जैसे डे टू डे लाइफ में बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि हाँ भाई मेरा इतना खर्चा मेरे जो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स है उस पर होता है, इतना एजुकेशन पे रहता है जैसे, और इतना जैसे क्या है कि एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ पे रहता है। तो आप देखिए अगेन इसको इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन सब में आपको क्या है कि एक बैलेंस को सुनिश्चित, चार आपने टर्म कही, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये 4 पिलर्स हुए। यस यस। तो जैसे जब आपको पता है कि भाई हाँ मेरा इतना रुपया इनकम है, तो देखिए जैसे नॉर्मली जैसे जो ट्रेडिशनल विजडम जो कहता है कि 20 से 25% जो हमारा कुल आय का हिस्सा है वो सेविंग के रूप में जैसे रहना चाहिए। अब अगेन जैसे देखिए सेविंग के अपने अपने जैसे मायने हैं, सेविंग के अपने अपने मीन्स हैं। एफडी में आपका सेविंग है, आपका एसबी अकाउंट में आपका सेविंग है। आजकल हम बात करते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड जैसे है, उसमें भी जैसे क्या है कि इन्वेस्टमेंट जैसे हम करते हैं। लॉन्ग टर्म में भी जैसे हम करते हैं कि भाई हमने एफडी लंबे पीरियड का जैसे कर दिया। तो आपको देखिए जो आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है जैसे, उसमें मिक्सड अप होना चाहिए। अपन बोलते हैं ना कि भाई ऑल एग शुड नॉट बी कैप्ड इन ए बास्केट। तो जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, कुछ मेरा एफडी में भी रहना चाहिए, कुछ मेरा म्यूचुअल फंड में भी रहना चाहिए, कुछ मेरा स्टॉक्स में भी रहना चाहिए, कुछ मेरे गोल्ड में भी रहना चाहिए, कुछ मेरा क्या है कि जैसे लैंड में भी रहना चाहिए। आप जैसे देखिए जो लैंड है जैसे जैसे वो भी हम सब जैसे जानते हैं कि बहुत अच्छा रिटर्न जैसे दे रहा है। गोल्ड को जैसे ट्रेडिशनली हम सब जैसे मानते हैं कि हमारी एक जैसे फैंसी भी रहती है, और ठीक बात भी है। जैसे कल्चरली भी क्या है कि हम सोने को बहुत शुभ और जैसे अच्छा मानते हैं जैसे, और उसका रिटर्न भी जैसे हमें अच्छा मिलता है। तो 20 से 25% हमारी इनकम का जैसे अगर हम इंश्योर कर सकें सेविंग में होना चाहिए। बट सेविंग जो है अलग अलग जैसे क्या है कि पोर्टफोलियोज में जैसे होना चाहिए, जैसा मैंने आपको जैसे बताया। जी, खर्चे पे अभी बात नहीं हुई है, लेकिन खर्चों पे किस तरह से डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। हाँ, देखिए एंटरटेनमेंट पे लोग ज्यादा कर देते हैं। बिल्कुल। और वो कहते हैं लग्जरी इज अ नेसेसरी इविल। आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है कि बाहर जाएं, और बच्चे भी बाहर जाना चाहते हैं, और वो खर्चा जो है वो रोकना शायद कहीं ना कहीं सही भी नहीं है, क्योंकि एक्सपोजर के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ यस, बिल्कुल आपने सही बात जैसे पूछी है। देखिए खर्चा जो है अगर हम एक बजट की दृष्टि से देखें, इकोनॉमी की दृष्टि से देखें, और पर्सनल लाइफ की जैसे दृष्टि से देखें, खर्चा क्या प्रोडक्टिव जैसे खर्चा होना चाहिए। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हमारे डे टू डे रिक्वायरमेंट के जैसे रहते हैं, जैसे खाना है, पीना है, कपड़े हैं, ये हमारी जैसे बेसिक नीड्स हैं जैसे। तो बेसिक नीड्स तो आप सभी हम जानते हैं कि पहले बेसिक नीड्स पूरा होंगी, और जब हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है तब हम आगे वाली जो हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है जैसे, उनकी तरफ जैसे हम आगे बढ़ते हैं जैसे। तो जब हमारे खाने पीने की वो सब जैसे रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, तो बिल्कुल आपने सही जैसे कहा कि हमारी जैसे क्या है कि भाई आज बच्चे हैं जैसे, तो हमें नए नए जैसे जो विधाएं हैं, नए जैसे जगह हैं, नए नए जो फील्ड हैं, नए नए जो हमारे सिटीज़ हैं, गांव हैं, वो एक्सप्लोर जैसे करना चाहिए। तो आपको एक टूर पे जैसे साल में 1 बार 2 बार जितना भी आपका बजट अलाउ करता है वो बेशक जैसे जाना चाहिए। बिकॉज आप जैसे देखिए भारत में और राजस्थान में इतनी विविधताएं हैं, यहाँ पर इतनी भाषाएं हैं, इतना जैसे क्या है कि कल्चरली इतनी डाइवर्सिटी है। जैसे आप मान लीजिए अगर 140 करोड़ हम भारत के वासी हैं, इतना जैसे हम बोलते हैं जैसे राजस्थान में बोलते हैं कि भाई हमारी हर 9 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है। ढूंढाड़ी राजस्थान में भी जैसे आप देखें ढूंढाड़ी हो जाती है, मेवाड़ी हो जाती है, हड़ौती हो जाती है, बागड़ी जैसे हो जाती है, और इनकी जो सब लैंग्वेजेज है वो भी जैसे हो जाती है। इसलिए क्या है कि बच्चों के साथ में हमें खुद को भी जैसे क्या है कि जो हमारी इतनी रिच जो कल्चर है जैसे
तो उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। और एक्सप्लोर पहले जैसे हम किताबें पढ़ें, जिस भी जगह हम जाना चाहते हैं, जिस देश में जाना चाहते हैं, जिस प्रदेश में जाना चाहते हैं। अब देखिए राजस्थान की जैसे बात करें, राजस्थान भी आज अगर ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो भारत का सबसे बड़ा जैसे क्या है कि ज्योग्राफिकल स्टेट है जैसे। और अब अगर पूरब की जैसे बात करें तो जैसे हम जयपुर में जैसे बैठे हैं, हिस्टोरिकल सिटी है, पिंक सिटी है, जैसे बहुत सारी जैसे बातें हैं, आमेर का किला है, शिला देवी है, जैसे पैलेस है, बहुत सारी जैसे जगह हैं जहाँ पर जा सकते हैं। कल्चर बिल्कुल ठीक कहा जैसे। तो बजट में सबसे पहले आप खुद हैं, आप यानी आपका शरीर। याद रखिए कि जब अंतिम समय तक जो साथ चलेगा वो आपका शरीर है, इसलिए खुद को सबसे पहले प्राथमिकता देनी है, जिसमें अच्छा भोजन सबसे महत्वपूर्ण है। हम मनोरंजन पर ज़्यादा खर्च कर देते हैं, गैजेट्स पे ज़्यादा खर्च कर देते हैं। लोग सुनते हैं कि किसी कंपनी विशेष का फ़ोन खरीदने के लिए वो लोन लेने लग जाते हैं। फ़ोन जैसी चीज़ है सिर्फ बातचीत करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। रियल नीड को हमने इमोशनल नीड के साथ में कहीं रिप्लेस कर दिया, और उस रिप्लेसमेंट में हमने कहा कि हमारे फ़ोन में एक खास सिंबल वाला अगर फ़ोन होगा तो ही हमें महत्ता मिलेगी। महत्ता फ़ोन को मिल रही है, आपको नहीं मिल रही है। इसलिए अपनी इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि इमोशनल नीड और एक्चुअल नीड, उन दोनों का फ़र्क आपको जानना ज़रूरी है। तो हेल्थ हमारी, फिज़िकल हेल्थ हमारी पहली नीड है, उसको ठीक से समझें। और फिर जैसा आपने कहा कि यात्राएं बहुत कुछ सिखाती हैं। आपका मन तो अच्छा होता ही है, सिखाती बहुत कुछ है। और राजस्थान जैसे प्रदेश में जहाँ अनेक जगह, छोटी बड़ी जगह, हर शहर के आसपास आप देखिएगा 150 किलोमीटर के दायरे में हर मौसम के लिए कुछ ना कुछ खास बना हुआ है। वहाँ जरूर जाना चाहिए, लोगों के साथ जाइए, है ना। वहाँ मेले लगते हैं, उन मेलों में ज़रूर जाइए, क्योंकि आपको जब मेले में जाते हैं तो अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, आपको कुजीन्स मिलते हैं, खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, म्यूज़िक मिलता है, डांसेस मिलते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट देखने को मिलता है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट की बात से मुझे ध्यान आया एक जी पुनीत जी, आपने देखिए शरीर की जैसे बात की, हेल्थ की जैसे बात की, एक मुझे ध्यान आ रहा है, जो महाकवि कालिदास हैं उन्होंने भी जैसे लिखा है, शरीरम मध्यम खलु धर्म साधनम। कोई भी साध्य है, कोई भी लक्ष्य है, वो हम अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो शरीर ही हमारा सबसे श्रेष्ठ और सर्वोत्तम माध्यम है। और जैसे आप देखिए मार्क ट्वेन ने भी जैसे कहा, अपना जो शरीर है इस लाइक एन टेम्पल। तो इस शरीर की बेहद कद्र की जानी चाहिए और इसको एक मंदिर की तरह जैसे समझा जाना चाहिए। और शरीर की कीमत पर जैसे हम को जैसे देखिए, आप कोई भी जब काम कर रहे होते हैं तो आपको एक अंदर से संकेत मिल जाते हैं कि भाई हाँ, इस पथ्य है, ये पथ्य नहीं है, ये क्या चीज़ हमारे शरीर के लिए उपयुक्त है। बहुत सुंदर है, पूरा फूड साइंस है इसके पीछे कि आप डस्टबिन ना बनाएं, जो भी भूख लगी आपने डस्टबिन में डाल दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। कैलकुलेटेड फॉर्म में खाना चाहिए, क्या खा रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, स्वच्छता, क्वालिटी दोनों जरूरी है। टूरिज्म की हमने बात कही थी, तो ब्रज होली फेस्टिवल 9 से 10 मार्च को आप आनंद ले सकते हैं। भरतपुर का पूरा जो अंचल है, वो प्रदेश है, वो होली के रंगों में पूरा सरोबार हो जाता है। उस समय के पूरा एक हफ्ते पहले से ही इनफैक्ट होली की शुरुआत हो जाती है। धुलंडी फेस्टिवल 14 मार्च को है और राजस्थान डे सेलिब्रेशन 30 मार्च, यानी कि राजस्थान राज्य की स्थापना जो हुई थी, पहले राजपूताना अलग अलग घटकों में था, अलग अलग सेगमेंट्स में, रियासतों में बटा हुआ था और पूरा राजस्थान बना था। 30 मार्च को विशिष्ट प्रोग्राम होते हैं, आप उसका आनंद लें, उसके बारे में जानकारी हासिल करें कि पहले क्या हो चुका है। आपने जो बात कही थी कि 4 पिलर्स पर, मैं अपनी बात भी साझा करना चाहूँगा कि आपने क्या कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, दोनों बातों को गौर करना है। ईमानदारी और मेहनत से कमाया हुआ होगा तो ही वो फलेगा और आप आगे बढ़ पाएंगे, सुकून से सो पाएंगे। दूसरा है आपका, आप जब खर्च कर रहे हैं तो बुद्धि और विवेक के साथ खर्च कीजिए। अगर कोई भी कपड़ा भी आप पहन रहे हैं, क्यों खरीदना है? ऐसा तो नहीं है कि आप एक्सेस में ले रहे हैं, सेल लग रही है, उस सेल मेंटेलिटी में आपने खरीद लिया है। कंपैरिजन भी कभी-कभार होता है कि दूसरों की तुलना में हमने ले लिया, युवा वर्ग को देखें कि ब्रांड उसके पास भी है तो मेरे पास भी होना चाहिए। ब्रांड कॉन्शियस अगर आप हो रहे हैं जी, आपके सुंदरता के लिए कपड़े हैं, आपके ढकने के लिए, आपको मौसम से बचाने के लिए कपड़े हैं, उन भावों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। डोंट गेट फिजल आउट। ऐसा ना हो कि आपकी अलमीरा वार्डरोब पूरी कपड़ों से भरी रहे। आपको ये जानना ज़रूरी, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी लेस इज़ मोर इन लाइफ फिलॉसफी को समझें। कम में ही आप गुजारा करने की कोशिश करें, अच्छी बचत करें और निवेश के जो आपने बहुत सारे
सेगमेंट्स जो आपने दिए कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग आप कीजिए, लॉन्ग टर्म कीजिए, ज़मीन, गोल्ड, क्रिप्टो, एफडी, सेविंग्स, और इस सब में एक और व्यक्ति है जो भाई साहब क्रेडिट कार्ड, उसको थोड़ा सोच समझ के खर्च कीजिए, जितना है उतना इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से उचित है कि आपको कितना खर्च करना है वो लिखने की जरूरत नहीं रहती है, आपको एक साथ एक स्टेटमेंट में सारी बातें पता लग जाती है। जी एक बात जैसे मैं और जैसे कहूँगा, जैसे देखिए आपने ब्रांड की बात की, आप देखिए जैसे इकोनॉमिक्स में जैसे ड्यूजनबरी एक इकोनॉमिस्ट रहे हैं, जैसे उन्होंने डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट की जैसे बात की। डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट में जैसे ये रहता है कि भाई आपका जो कंजम्पशन है जैसे पड़ोसी के कंजम्पशन से भी जैसे क्या है कि इम्पेक्टेड जैसे रहता है। बट जैसे आप देखिए अपने को ब्रांड पर जैसे नहीं जाकर जैसे उसका जो वर्थ है, उसका वैल्यू है, उस पर जैसे जाना चाहिए। और देखिए ब्रांड कपड़ों से बिल्कुल सही कहा आपने, नहीं आने वाला। ब्रांड व्यक्ति का खुद का होना चाहिए, उसके जो संस्कार हैं, उसकी जो वैल्यूज हैं जैसे, और वो देखिए कहने से वैल्यूज जनरेट नहीं होती, एक्शन शुड बी लाउडर देन वर्ड्स। आपके जो कंडक्ट है, आप जो घर पर रहते हैं, जो आप सोशल लाइफ में रहते हैं, आप ऑफिशियल लाइफ में रहते हैं, वहाँ पर वो आपके आचरण में, आपके कंडक्ट में वो परिलक्षित होनी चाहिए, और वो ही आपका ब्रांड बनाती है। बिल्कुल, आप खुद एक ब्रांड जी बिल्कुल, आप लोगों के कितना काम आ सकते हैं वो ब्रांड है। इफ यू हैव सम सोल्यूशन फॉर अदर्स देन ओनली पीपल विल गिव रेस्पेक्ट, और आपकी पूंछ होगी, तवज्जो बनेगी। समाधान अगर आपके पास है तो फिर आप ब्रांड बनेंगे। सिर्फ कपड़े पहनने से एक ग्लिम्स हो सकती है, आपको मिल जाए, तारीफ मिल जाए, बहुत बबल जैसी हाँ, होगी, बहुत शॉर्ट शैलो होगी, बिल्कुल। लेकिन वो जो लॉन्ग टर्म है, जो स्थायी है, जो अमिट है, वो तो कर्म से ही आ सकता है। शालू जी, इसमें कुछ आप बात जोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी, अभी हमने बात की सस्टेनेबिलिटी की भी साथ में, कि हमारे जो कपड़े हैं वो भरे रहते हैं अलमारी में, और हम देखते हैं कि आजकल एक होड़ सी बची हुई है। सर, जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम अपने पर्यावरण को सस्टेन करने की, अपने फाइनेंसेस को, अपने रिसोर्सेज को, बजट भी जो है ग्रीन बजट है इस बार, इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसे समझाएंगे? हाँ देखिए, राजस्थान उन चुनिंदा स्टेट्स में से है जिन्होंने ग्रीन बजट की शुरुआत की है, और जो वर्ष 2025-26 के लिए जो हमारा बजट है, उसमें अगर आपने जैसे देखा होगा, प्रदेशवासियों के आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि कुल जो हमारा बजट 5,37,000 करोड़ रुपए का है, उसमें से 11% हमारा जो है ग्रीन बजट के लिए डेडिकेटेड है। देखिए ग्रीन बजट की अवधारणा को हमको सबको समझना होगा। देखिए ग्रीन क्या है, देखिए कोई भी काम जो आज तक हम कर रहे हैं जैसे, तो उसमें जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण देके स्पष्ट करना चाहता हूं, जो हमारे ग्रीन बजट में कहा भी गया है कि जैसे जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है आप देखिए जैसे विकसित होने के लिए जैसे एक एनर्जी जो ऊर्जा है, बिजली है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा कंपोनेंट है। तो जैसे देखिए जो ग्रीन बजट की जो हमने जो अवधारणा जैसे लाई है सबके सामने, उसका उद्देश्य बड़ा सिंपल है कि हम जो है जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जैसे सोलराइजेशन है, जैसे आज हम सोलर एनर्जी की जैसे बात कर रहे हैं। राजस्थान फॉर्चुनेटली हमारे 300 दिन यहाँ क्या है कि सन का प्रेसिपिटेशन रहता है, तो हम राजस्थान में जैसे सोलर ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को जैसे काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं जैसे, और सोलर ऊर्जा प्रमोट करने के लिए हमने एक बात बजट में कही भी गई है कि 150 यूनिट तक भी हम, अगर कोई भी व्यक्ति घर पे संस्थान अगर सोलर ऊर्जा से इलेक्ट्रिक जनरेट करेगा तो 150 यूनिट तक जैसे उनको इलेक्ट्रिसिटी फ्री होगी। लेकिन ये फ्री उन्हीं लोगों को होगी जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जैसे जो सोलर पर जैसे जाएंगी। इसके अलावा जैसे देखिए आपने ग्रीन बजट की बात की, ग्रीन बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव जैसे एक कंसेप्ट है। ग्रीन बजट का मतलब ये है, ग्रीन डोज का मतलब ये है कि इसमें जैसे 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो जैसे देखिए इसमें अडेप्टेबिलिटी रहती है, जैसे एक मिटिगेशन रहता है, और एक सस्टेनेबिलिटी जो पुनीत जी और आप बार बार में बात करें। तो देखिए मिटिगेशन क्या है, मिटिगेशन का मतलब ये है कि जो हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स हैं उसको हमें कम करना है। जो नॉन कन्वेंशनल जैसे हमारे मेथड हैं एनर्जी के हैं जैसे उन्हें जैसे हमें प्रमोट करना है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। दूसरा जैसे आप देखिए ग्रीन पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव जैसे अवधारणा है, जैसे ग्रीन बिल्डिंग है।
अब ग्रीन बिल्डिंग की जैसे बात की जाती है, तो ग्रीन बिल्डिंग का मतलब ये है कि भाई उस बिल्डिंग में जैसे एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम रहना चाहिए, उस बिल्डिंग की जो एनर्जी की नीड है, उसकी बिजली की नीड है, वो जैसे मिनिमल होना चाहिए। बिल्डिंग जैसे आप डिजाइनिंग उस तरह से हो कि डिजाइनिंग, आप yes, yes. दिन की रोशनी का इस्तेमाल भरपूर कर सकें, आपको लाइट जलाने की आवश्यकता नहीं हो, हीट वेंटिलेशन प्रॉपर हो, जिससे कि एक्सटर्नल कूलिंग की आपको आवश्यकता नहीं रहे। जो हम पुराने समय से देखते आ रहे हैं, गोबर के घर, पंखे की जरूरत ही नहीं होती थी और हम बड़े अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से खुश रहते हुए उसमें पूरा जीवन गुजार लेते थे। यस, बिल्कुल। तो जैसे जो ग्रीन बजट है, तो ग्रीन बजट में केवल एनर्जी की बात नहीं है, आप जो भी कुछ करते हैं, जैसे आप देखिए ग्रीन बजट का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जैसे रहता है सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या है कि भाई जो रिसोर्सेज हैं, देखिए हम सब जानते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं, चाहे आपका वो मनी हो, चाहे जैसे लैंड हो, लैंड जैसे फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, पानी है, ये भी जैसे फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हम मानते हैं। लेकिन अगेन जैसे आप देखिए ये रिसोर्सेज हैं लिमिटेड है, बिकॉज हमारी जो रिसोर्सेज को कंज्यूम करने की जो प्रवृत्ति है और जो कंजम्पशन है हमारा, चाहे भले लाइट का है, पानी का है, वो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे हम विकसित होते हैं वो बढ़ता चला जा रहा है। तो रिसोर्सेज जब आपके लिमिटेड है, तो इन रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज को ग्रीन बजट के माध्यम से, ग्रीन ग्रोथ के माध्यम से हम ऑप्टिमली क्या है कि इनको हम जैसे यूटिलाइज करना चाहेंगे। तो जो सर्कुलर इकोनॉमी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब ये है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको आप रिसाइकल करें, उनको आप रीयूज करें। जैसे मान लीजिए एक रोड है, एक रोड एक बना हुआ है, आप रोड पे वापस उसकी लेयर जैसे बना रहे हैं। आप देखिए जो सर्कुलर इकोनॉमी है, सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ये है, उस रोड को जैसे आप थोड़ा सा भाई उसको डिसमेंटल जैसे करेंगे और जो उसमें जो कंक्रीट है और बाकी जो वो है उसको आप रिसाइकल करके और काफ़ी सारा हिस्सा उसी रोड को बनाने में जैसे आप काम में जैसे ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे आज स्वच्छ भारत अभियान भी जैसे हमारा चल रहा है, तो जैसे कितने सारे जैसे वेस्ट मटेरियल है, जैसे तो वेस्ट मटेरियल जैसे हमारा एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जैसे प्रोग्राम है भारत सरकार का, राजस्थान सरकार का। तो देखिए उस जो वेस्ट है हमारा, उसको किस तरह से हम रिसाइकल कर सकते हैं, किस तरह से रीयूज कर सकते हैं। रिसाइकिल तब होगा जब आप इस बात को समझेंगे कि आप सुबह जो स्वच्छता गाड़ी आती है उसने पूरे देश को एक स्वरूप कर रखा है। हर शहर में आप चले जाइए वही गीत सुनने को मिलता है हमें, और वो बार बार याद दिलाता है कि हमें स्वच्छता ईश्वर है, स्वच्छता के लिए हमारा जन्म हुआ है, जो कि हम स्वच्छ जीवन जिए, विचारों में, चाहे आचार में, चाहे व्यवहार में। तो आप जो अपने कचरे का सेग्रीगेशन करते हैं कि सारा कचरा एक डंपिंग बैग में डाल दिया, वो उचित नहीं है। आप सेग्रीगेट कीजिए। वो रोज़ बताते हैं कि आपको सूखा कचरा एक तरफ रखना है, प्लास्टिक वेस्ट एक तरफ रखना है, किचन वेस्ट एक तरफ रखना है। जब 3 बैग्स आपके डिफरेंट होंगे, 3 बास्केट्स में आप रखेंगे, तब कहीं जा कर के वो बात सार्थक हो पाएगी जो आपने कहा कि ये इट्स अ गोल्ड। रिसाइकलिंग से जब हम जो उत्पन्न कर रहे हैं, इट्स अ गोल्ड, न केवल प्रकृति के लिए आवश्यक है बल्कि हमारी इकोनॉमी के लिए भी ये बहुत आवश्यक है। चलते चलते एक ही सवाल, स्वस्थ और व्यस्त कैसे रहा जाए, क्योंकि आप काम में भी अपने ऑफिस में भरपूर देते हैं, परिवार में भी। एक 30 सेकंड के अंदर हम एक लाइन में लेना चाहेंगे, स्वस्थ और व्यस्त कैसे रहा जाए। इसका मूल मंत्र यही है कि जब जहाँ रहते हैं तो आप उसको ईश्वरीय प्रसाद माने और पूरी तन्मयता के साथ में, पूरे हृदय के साथ में, पूरी आत्मा के साथ में उस पल को जैसे जिएं। तो आप देखिए ऐसा हम कर पाते हैं तो बहुत ही जैसे आनंदपूर्वक जहाँ पर भी हैं, जिस स्टेज में भी है। जैसे आप देखिए मैं चलते चलते जैसे अभी चूँकि चैम्पियंस ट्रॉफी जैसे चल रही है, तो जैसे विराट कोहली ने जैसे भारत पाकिस्तान का मैच था, जैसे उसमें सेंचुरी जैसे लगाई, भारत ने एक तरफा जैसे जीत हासिल की। तो जैसे देखिए विराट कोहली पिछले 1.5 साल से जैसे बड़े प्लेयर हैं, बट उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जैसे नहीं था। बट विराट कोहली ने इस पिछले 1.5 साल में यही कहा कि मुझे अभी लग रहा है कि भाई मैं मेरी तरफ से 100% कर रहा हूँ, मेरी फिटनेस जैसे ठीक है, मेरी टेक्निक जैसे वही है, मैं 100% अपना गेम को जैसे दे रहा हूँ। ये चांस की बात है कि भाई जैसे ठीक है मैं अच्छा नहीं कर पा रहा, और देखिए वो उसका फल जैसे उन्हें, देश को, हमें सबको जैसे मिला। तो खुद पर फोकस करेंगे तो हम वर्तमान में जीना सीख जाएंगे। जब हैं, जहाँ हैं, वहाँ के होकर रहें। इधर उधर की बातों गॉसिप करने में अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे। मुझे लगता है आपको धन्यवाद देते हुए फिराक गोरखपुरी साहब की एक बात के साथ आज आपसे भी विदा लेंगे। बहुत पहले से हम उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। आप स्टूडियो में आए, ज़रूरी बात है हमारे साथ हुई।
उसके लिए अनेक अनेक धन्यवाद। फिर दोबारा आपको से रिक्वेस्ट करेंगे कभी किसी विषय विशेष पर बुलाने के लिए, खासतौर पर बजट पर स्पेशल चर्चा के लिए। धन्यवाद और आपसे भी विदा लेते हैं। नमस्कार। थैंक यू। नमस्ते सभी।